व्यू 360 में रूस की यूक्रेन में जंग से दुनिया के दूसरे हिस्सों में दहशतगर्दी के खतरात पर क्या असर पड़ रहा है। आज काम की बात में सिब्बी के एक नौजवान इमरान हाड़ा के ऑनलाइन कारोबार की कहानी। चावल छोले से मैंने जो है काम शुरू किया, फिर मैंने परचून का दुकान खोला, तो टिक्की टाफी पापड़ स्कूल के सामने कैंटीन टाइप का। और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मशहूर हैंडीक्राफ्ट्स अब हुनरमंदों के लिए मुनाफा बख्श क्यों नहीं रहे। मैं ऑटो चलाता हूँ, आधा दिन इसमें बैठता हूँ। समझो मेरा बेटा है, उसको पता है इन्होंने क्या हासिल किया, 8 अवार्ड है इसका, क्या हासिल किया है, इससे हासिल कुछ नहीं होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। यूक्रेन के सदर के मुशीर के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं। सदारती मुशीर ने एक ट्वीट में कहा कि आज होने वाले मुज़ाकरात में उन इब्तदाई नताइज का जायज़ा लिया जाएगा जो इससे कबल होने वाली बातचीत में तय पाए थे। यूक्रेन के एक मुकामी अखबार ने दावा किया है कि रूस ने दारुल हुकूमत कीव में एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर शेलिंग की है। रूसी हमलों के खिलाफ दिफा के लिए यूक्रेन के मजीद हथियारों के मुतालबे पर अमरीका का कहना है कि वो यूक्रेन को $20 करोड़ मालियत के हथियार देने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है, जिनमें छोटे हथियार, एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार शामिल हैं। दूसरी जानिब रूस की वजारत ख़ज़ाना ने आज बैरूनी ममालिक पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यूक्रेन तनाज़े की वजह से लगाई जाने वाली पाबंदियों के ज़रिए रूस को मसनूई डिफ़ॉल्ट पर मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन रूस अपने वाजिबुल अदा कर्ज की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। इस हफ्ते में रूस की बैरूनी कर्ज़ों पर अदायगियाँ होना है, जिस पर मॉस्को ने खबरदार किया है कि अगर पाबंदियों की वजह से रूस को गैर मुल्की करेंसी में अदायगियों की इजाज़त नहीं दी जाती तो वो अपनी करेंसी रूबल में ये अदायगियाँ करेगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने मुल्क पर रूसी हमले के बाद से मुसलसल खबरों में है। मुल्क की सूरत हाल बताते या आलमी बरादरी से अपील करते व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश करती दिखाई देती हैं। 44 साल साबिक अदाकार और कॉमेडियन अपने आबाई मुल्क से बाहर कभी मारूफ नहीं थे जितना वो यूक्रेन पर हमले के बाद हुए हैं। आइए देखते हैं सदर ज़ेलेंस्की की ज़ाती और सियासी ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट। रूसी अफवाज की यूक्रेन में दरअंदाजी के बाद से सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जिनकी आलमी सतह पर तारीफ की जा रही है। अब से कुछ अरसे पहले तक 44 साल साबिक अदाकार और कॉमेडियन अपने आबाई मुल्क से बाहर ज़्यादा मारूफ नहीं थे। उन्होंने 2019 के मौसम बहार में साबिक सदर पेट्रो पोरोशेंको को 73% वोटों से शिकस्त देकर ओहदा संभाला था। इंतखाबात से कबल वो एक हिट टेलीविज़न शो सर्वेंट ऑफ द पीपल में एक हाई स्कूल के तारीख के उस्ताद का किरदार अदा करने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर थे। इस किरदार से उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। एक ऐसी वायरल वीडियो के बाद उन्हें यूक्रेन का सदर मुंतखब किया गया, जिसमें वो बड़े पैमाने पर फैली हुई बदउनवानी के खिलाफ बात करते दिखाई दिए। 2018 में सदर ज़ेलेंस्की को एक नई बनने वाली सियासी जमात ने नामजद किया था, जिसका नाम टीवी शो पर रखा गया था ताकि वो इंसदाद बदउनवानी के लिए लड़ सकें, बिल्कुल उनके अफसानवी किरदार की मानंद। बहुत से अमरीकियों का सदर ज़ेलेंस्की से पहला तारुफ 2019 में हुआ, जब उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर दबाव डाला कि वो साबिक नायब सदर और उस वक्त के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और उनके बेटे हंटर पर कीचड़ उछालने में उनकी मदद करें। सदर ज़ेलेंस्की जुनूब वस्ती यूक्रेन के रूसी ज़ुबान बोलने वाले इलाके के शहर क्रेविरी में पैदा हुए थे, जो उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ज़ेलेंस्की यहूदी हैं। वो ये कह चुके हैं कि होलोकॉस्ट के दौरान उनके दूर परे के रिश्तेदारों को शदीद नुकसान पहुंचा था। उनके दादा के वालिद और 3 भाई नाजियों के हाथों मारे गए थे। ज़ेलेंस्की ने 2003 में स्क्रीन राइटर ओलिना क्याशेको से शादी की और उनकी एक 17 साल बेटी और एक 8 साल बेटा हैं। ख्याल किया जाता है कि तीनों कीव में उनके साथ हैं। उन्होंने अब क्रेविरी नेशनल यूनिवर्सिटी कहलाने वाले तालीमी इदारे से कानून की डिग्री हासिल की है, लेकिन कानूनी करियर बनाने की बजाय उन्होंने कॉमेडी में काम किया और क्वार्टर 95 के बानियों में से एक थे, जो आगे चलकर एक कामयाब टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी बन गई। उनकी मज़ीद गैर मामूली कामयाबियों में 2006 में टेलीविज़न प्रोग्राम डांसिंग विद द स्टार्स के यूक्रेनी वर्जन में उनकी जीत थी। 2009 और 2018 के दरमियान उन्होंने मुतादिद फिल्मों में काम किया, जो बुनियादी तौर पर रोमानवी कॉमेडी फिल्में थीं।
جب زیلنسکی نے 2019 میں عہدہ سنبھالا تو ان کا ملک 5 سال سے لوہانسک اور ڈونیسک میں علیحدگی پسند ملیشیا کے ساتھ نچلی سطح کے تنازع میں تھا۔ عرف عام میں ڈونباس کہلانے والا علاقہ انہی دونوں صوبوں پر مشتمل ہے۔ ملیشیا نے روس کی حمایت سے دونوں صوبوں کے کچھ حصوں کا کنٹرول حاصل کیا اور اکثر یوکرینی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ اس کے علاوہ روس نے 2014 سے کرائمیا پر بھی متنازع قبضہ کر رکھا ہے۔ آج صدر زیلنسکی کو دنیا بھر میں حمایت حاصل ہونے کے باوجود ان کے انتخاب کے بعد کے سالوں میں یوکرینیوں میں ان کی مقبولیت کافی کم ہو گئی تھی، ایک ایسے ملک میں جہاں بدعنوانی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ ملکی سیاست میں دیانتداری واپس لانے کی ان کی کاوشوں کو ناکافی سمجھا گیا۔ جنوری میں عوامی رائے کے جائزوں نے ظاہر کیا کہ صرف 30% عوام ان کی حمایت میں تھی۔ حملے سے پہلے کے ہفتوں میں زیلنسکی نے امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹوں پر یقین کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپنے ملک پر حملے کی امریکی وارننگز پر انہوں نے عوام کے سامنے غیر یقینی کا اظہار کیا اور یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یورپ اور دنیا بھر کے رہنماؤں کی اس امید پر حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اس سے پوٹن پر فوجیوں کو واپس بلانے کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ ناقدین کہہ چکے ہیں کہ وارننگز کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے ان کا یہ اصرار کہ صدر پوٹن گیدڑ بھبکیاں دے رہے ہیں شاید ان کی عوام کے اس جنگ کے لیے کم تیار ہونے کی وجہ بنا۔ لیکن روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ساتھی یوکرینیوں کو متحد ہونے کی ان کی اپیل پر انہیں دنیا بھر میں حمایت حاصل ہوئی ہے۔ انہیں اب یوکرینی اور بہت سے دوسرے حالت جنگ کے رہنما کے کردار میں عوام کے خادم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ پشاور کی مسجد میں چند روز پہلے ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی، جس کے بعد ان خدشات کو مزید تقویت ملی کہ شدت پسند تنظیم صوبہ خیبر پختونخوا میں منظم ہو رہی ہے۔ پشاور خودکش حملے میں 60 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ ہفتے داعش نے بلوچستان کے علاقے سبی میں سڑک کنارے ایک دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کی، جس میں 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ ان دھماکوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ داعش خراسان پاکستان میں مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بروکنگ انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر مدیحہ افضل، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مدیحہ، جو سچویشن اس وقت بنتی ہوئی نظر آتی ہے، کیا دہشت گردی کے جو خطرہ تھا اس سے دنیا کی توجہ ہٹ گئی ہے یوکرین تنازع کی وجہ سے؟ جی، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کا ڈیفینیٹلی اٹینشن کم ہو گئی ہے یوکرین رشیا کے ایشو سے۔ یو ایس وڈرال فرام افغانستان کے بعد سے ایشو کم ہو گیا ہے، اٹینشن کم ہو گئی ہے۔ اس میں جو پاکستان میں اب اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی ڈائریکٹ کوریلیشن جو ہے وہ آپ طالبان ٹیک اوور، یو ایس وڈرال فرام افغانستان کے بعد سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے اٹیک زیادہ ہوئے ہیں اور اب آئیسس کے بھی اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں۔ پشاور میں اٹیک ہوا ہے بہت بڑا، ایک مسجد پہ، شیعہ امام بارگاہ پہ، اور بلوچستان میں بھی آئیسس کے اٹیکس ہوئے ہیں جو کہ افغانستان میں فوکس کر رہے تھے، اور وہ یہ ریزن ہے کہ ان کو اسپیس مل گئی ہے ان ایک طالبان کنٹرولڈ افغانستان، افغان طالبان جو کنٹرول کر رہی ہے افغانستان کو، اس میں آئیسس کے بھی زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں بھی بہت زیادہ اس گروپ نے اٹیکس کیے ہیں۔ تو اوور آل اگر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے، ایک تو سلسلہ یہ بنتا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اٹیکس جو ہیں اس سائڈ پہ بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دنیا کی توجہ شاید کم ہوئی ہے، اور خاص طور پہ یوکرین کے معاملے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، جو بھی ریجنل پلیئرز ہیں، ان کی طرف سے اس تنازع میں تقریباً غیر جانبدار اپروچ اپنائی گئی ہے۔ پاکستان سے باہر بھی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس وقت روس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے، اور کوئی بھی جا کے کسی بھی چھوٹے ملک کو ہڑپ کر سکتا ہے، کوئی بھی بڑا ملک۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ پاکستان، انڈیا، ایز یو سیڈ، بنگلہ دیش، ساؤتھ ایشیا ایٹ لارج ادر دین نیپال کی اپروچ ایک رہی ہے۔ ابسٹین کیا یو این جنرل اسمبلی میں ووٹ سے آن یہ رشیا کو کنڈیم کرنا فار اٹس انویژن، تو ظاہر ہے ایک اپروچ کافی نان الائنڈ رہی ہے۔ جو دنیا کی اٹینشن ہے، ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں جیسے لینے کے لیے بھی کچھ دینا بھی پڑتا ہے، سو ایک نان الائنڈ اپروچ، پاکستان از سارٹ آف اسٹینڈنگ بیک ایٹ دس پوائنٹ۔ پاکستان جن چیزوں پہ اٹینشن چاہتا ہے، فار انسٹنس
टेररिज्म, उस पर भी अटेंशन कम मिल रही है. बट मैं एक इतनी क्लियर लाइन नहीं ड्रॉ करूँगी कि पाकिस्तान ने इस तरह की अप्रोच ली और पाकिस्तान को कम अटेंशन मिल रही है. इन जनरल अभी दुनिया की सारी अटेंशन जो है वो यूक्रेन में फोकस्ड है, और इसीलिए और इश्यूज़ इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंक्लूडिंग और मिडल ईस्ट में इश्यूज़ हो रहे हैं, अफ्रीका में इश्यूज़ हो रहे हैं, वो उन पे फोकस बहुत कम हो गया है. हम समझते थे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी तो मिडल ईस्ट पे फोकस कम होगा और एशिया पे फोकस होगा, इंडो पैसिफिक पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस होना था. लेकिन ये जो रशिया और यूक्रेन वाली चीज़ हुई है, रशिया की इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उससे सारा फोकस यूरोप, नेटो, यूक्रेन, रशिया पे हो गया है. एंड दैट हर्ट्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज जो पाकिस्तान को अटेंशन चाहिए, जो अफगानिस्तान को अभी अटेंशन चाहिए, वो डेफिनेटली कम मिल रही है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं पाकिस्तान में भी आईएसआईएस के हमले जो हैं वो बढ़े, अफगानिस्तान में भी तालिबान की जब से वापसी हुई है उसके बाद से हम ये डील कर रहे हैं. इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक, एक तो इस हवाले से हम बात कर लें, एंड देन डेफिनेटली आई नीड टू आस्क कि दाइश जो शाम और इराक में दोबारा से बढ़ रही है उस हवाले से क्या सिचुएशन है? Absolutely. So as I said, at the beginning, जो अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ है अगस्त 15 को, उससे हम एनालिस्ट्स बहुत देर से वार्न कर रहे थे कि दो इफ़ेक्ट होंगे पाकिस्तान पे. एक इफ़ेक्ट ये है कि टेररिस्ट ग्रुप्स एट लार्ज को स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी बिकॉज तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान में वो काउंटर कम होंगे. इसमें TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है, इसमें ISIS के भी है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि TTP और अफ़गान तालिबान एलाइज हैं, तो उनको इसलिए स्पेस ज़्यादा मिल रही है. जो ISIS के और अफ़गान तालिबान हैं वो एनिमीज़ हैं. जो ISIS के है वो बना ही अफ़गान तालिबान और TTP के डिफेक्टेड मेंबर्स से है. लेकिन अफ़गान तालिबान में इतनी एक वो स्ट्रेंथ नहीं है टू काउंटर ISIS के, जैसे कि जब US ट्रूप्स थे या अफ़गान एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग थी जो पिछली गवर्नमेंट की, वो काउंटर कर सकती थी. तो ये एक बहुत बड़ी वरी थी वेस्टर्न नेशंस की, अमेरिका की, पाकिस्तान की भी, कि जब अफ़गान तालिबान टेक ओवर कर जाएगा वो कैसे काउंटर करेंगे टेररिस्ट ग्रुप्स को ऑन इट्स सॉइल. और अफ़गानिस्तान में भी आपने अटैक्स देखे हैं, इंक्रीज़ हुए हैं ISIS के सिविलियंस पे इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स, बहुत ब्रूटल अटैक्स हैं. शुरू हुआ था अगस्त के एंड में एयरपोर्ट पे, जिसमें काबुल एयरपोर्ट पे जब अटैक हो रहा था, काबुल एयरपोर्ट पे, जिसमें many more than 100 people were killed, including US service members. And now, Pakistan में आ गया, पेशावर में this is the largest attack in many years. पाकिस्तान में obviously सिंध में हुआ था सेवन शरीफ पे अटैक ISIS के का a few years ago. लेकिन ये एक return of terrorism एक almost predictable चीज़ थी with the rise of the Afghan Taliban, and we're seeing that play out. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदिया अफजल हमसे बात करने का. एक और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से मुसलमान रियासती जुल्म जबर से जान बचाने के लिए चीन से फ़रार होने में कामयाब हुए हैं. वाशिंगटन DC के नज़दीक रियासत वर्जीनिया के एक इस्लामिक स्कूल में बहुत से ऐसे तारकीन वतन बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ चीन के इलाके सिंकियांग से है. मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. वाशिंगटन DC के नज़दीक रियासत वर्जीनिया की काउंटी फेयरफैक्स में वाक़ ये इस्लामी स्कूल कोविड की वजह से नाफिज करंतना के बाद दोबारा खुल गया है. इस स्कूल के बहुत से बच्चे चीन के एक इलाके शिनजियांग के तारिकीन वतन हैं. ये शिनजियांग के वीगर नस्ल की मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं. यहाँ बच्चों को वीगर ज़बान और अदब के साथ साथ मजहब इस्लाम की बुनियादी तालीमात दी जाती हैं. इस स्कूल के तकरीबन हर तालिब इल्म का ख़ानदान शिनजियांग में है. वो कहते हैं कि उनके रिश्तेदार या तो हिरासती कैंपों में हैं या मर चुके हैं. मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे चचा जेल में रहे हैं. इनकी सज़ा 3 साल की थी लेकिन उन्होंने अंकल को 20 साल तक वहाँ रखा. उन्होंने मेरी दादी और दादा से उनके पासपोर्ट ले लिए थे. हम उन्हें बस कभी कभार फ़ोन कर सकते हैं. मेरी नानी और नाना का बीमारी में इंतकाल हो गया था और वो अस्पताल नहीं जा सकते थे. ये इनके रिश्तेदारों और अजीजों की तस्वीरें हैं.
इन बच्चों का कहना है कि वो सब अभी तक या तो कैंपों में हैं या फिर उनका कोई अता पता नहीं है, और वो चीनी हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिनजांग में सिर्फ वीगर मुसलमान ही नहीं बल्कि काज़िक़, किर्गिज़ और उज़्बक तमाम नस्ली अक़लियतें ज़ुल्म सितम का शिकार हैं। बीजिंग चीन में हिरासती मराकज़ की मौजूदगी से इनकार करता है। चीनी हुकूमत शिनजांग में उन तनसीबात को जहाँ वीगर्स को रखा जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल या तालीमी मराकज़ से ताबीर करती है। ओहदेदार इस पर जोर देते हैं कि उनको असर नौ तालीम देने का मकसद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निमटना है, लेकिन रटकर्स यूनिवर्सिटी के कानून की प्रोफेसर NG अब्दुल कादिर कहती हैं कि इस पॉलिसी का असल मकसद उन्हें चीनी मुआशरे में जम होने पर मजबूर करना है। जिन अफराद के बारे में हुक्काम ये समझते हैं कि वो जम होने की इस पॉलिसी की तामील नहीं कर रहे, इन्हें हिरासती कैंपों में जबरन रखकर तालीम दी जाती है। इस वक्त ऐसे कैंपों में कम से कम 10 लाख वीगर मुसलमान ज़ेरे हिरासत हैं। इनमें से कुछ लोग जो कैंपों से बच निकल आए और अमेरिका फरार होने में कामयाब हो गए, एक से ज्यादा मर्तबा कांग्रेस के सामने पेश होकर अपने तजुर्बात के बारे में शहादत दे चुके हैं। 44 साला वीगर तुरसुनी ज़ियाउद्दीन कहती हैं कि उन्हें पुलिस ने 2 बार गिरफ्तार किया और वो 10 माह से ज्यादा अरसा एक हिरासती मरकज में कैद में रहीं, जहां उनके साथ कैद मुतअद्दिद खवातीन को इस्लामी मजहब पर अमल करने की वजह से हिरासत में लिया गया था। मुझे कैंप पे ये पता चला कि ज़्यादातर को बिला वजह कैद में रखा गया है। उन्हें नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, हिजाब या स्कार्फ वगैरह पहनने की वजह से हिरासत में रखा गया था, यूं कह लें कि इस्लाम पर अमल करने की वजह से। कैंप में तुरसुनाए और उनके साथियों की हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे वीडियो के जरिए निगरानी की जाती थी। हमें कैंप में अपनी मादरी ज़बान बोलने की इजाज़त नहीं थी। हम शिनजियांग का लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते थे। हमारी फौरन तस्दीक की जाती थी कि कोई शिनजियांग मौजूद नहीं, सिर्फ जमहूरिया चीन है। ह्यूमन राइट्स वॉच समेत इंसानी हुकूक के इदारों का अंदाजा है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को शिनजियांग के कैंपों में रखा जा रहा है। और यहाँ फेयरफैक्स के इस स्कूल में बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक रिवायती वीगर रक्स सीख रहे हैं। वो उस आज़ादी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं जो उन्हें अमेरिका में मिली है। संजार हमीदोफ के साथ खालिद हमीद, वॉइस ऑफ अमेरिका। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी के एक गांव में लोग अरसे से चमड़े की रिवायती अशिया तैयार करते आ रहे हैं, लेकिन इन मसनूआत की मार्केट बहुत महदूद हुआ करती थी। अब एक नौजवान की कोशिशों से खूबसूरत रंगों वाली कशीदाकारी हुए जूते, खवातीन के बैग और दूसरी अशिया ऑनलाइन फरोख्त होने लगी हैं। ये सब कैसे हुआ और ये नौजवान इमरान खान कौन है, जानते हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी की इस रिपोर्ट में। चावल छोले से मैंने जो है काम शुरू किया, फिर मैंने परचून का दुकान खोला, टिक्की टाफ़ी पापड़ स्कूल के सामने कैंटीन टाइप का वो चलाया। फिर उसके बाद जो है मैंने काफ़ी अरसा कामों को सीखा। मैंने मेडिकल स्टोर्स पे काम किया। बलूचिस्तान से कामयाब ऑनलाइन कारोबार चलाने वाले ये नौजवान इमरान आड़ा हैं, जिनका ताल्लुक तारीखी शहर सिब्बी से है। इनका सफ़र कठिन मगर दिलचस्प है। फिर मैंने इस तरह के ऐसे लोगों को सर्च किया, ऐसे लोगों को ढूंढा जो ऑनलाइन अर्निंग करते थे। ऑनलाइन अर्निंग, कोई जो है जूते बेचता था, कोई जो है कपड़े बना के बेचता था, कोई जो है खजूर बेच रहा था, कोई ड्राई फ्रूट बेच रहा था। तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर मैंने कहा मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं बेच सकूं। इमरान के गांव में कुछ लोग चमड़े पर कशीदाकारी का फ़न जानते थे, मगर इनको मकामी और आलमी मंडियों तक रसाई नहीं थी। इमरान ने ऑनलाइन कारोबार से ऐसे हुनरमंदों का मसला हल किया। तो हमारे गांव में ये कशीदे का सामान बनता था, बैग, किचन, टिश्यू पेपर बॉक्स, इस तरह की चीज़ें। मैंने इसका आइडिया थोड़ा सा अपने जहन में बनाना शुरू किया कि ये बिक सकता है। तो मैंने जो है फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे जो है फ़ोटो शेयर किया था एक वॉलेट का। तो मुझे पहला ऑर्डर आया था तकरीबन 6 दिन के बाद बन्नू से। तो इस चीज़ का जो पहले नाम ही नहीं था, मतलब एक इलाके में बनती थी, छोटे से गांव में बनती थी। इसको पाकिस्तान लेवल पे लोगों ने देखा, पसंद किया, फिर बाहर दुनिया में इसको देखा गया, सराहा गया। इमरान हाड़ा के साथ इस वक्त 150 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन काम करके बरसरे रोज़गार हो गए हैं। इन हुनरमंदों के चमड़े पर कशीदाकारी से बने पर्स, की चैन, जूते, फ़ोटो फ्रेम और दीगर चीज़ें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी फ़रोख्त हो रही हैं।
जब हम लोग गांव में थे पहले, उस टाइम हम लोग की इतनी आमदनी भी नहीं थी, नेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उधरी, उसकी वजह से भी हम लोग थोड़ा पीछे थे। अभी माशाल्लाह इधर जब कोयटा आ गए, माना तकरीबन मैं 40,000 45,000 कमा सकता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब घरों में ख़वातीन बहुत ज़्यादा हमारा काम कर रही होती हैं। हमें मतलब 1 या 2 ऐसे कारीगर से रब्ता रखना होता है जो घरों से उनसे काम करवा के हम तक लाएं और हम उनको सेल करें। शुरू में मेरा मिशन विज़न जो ये था कि इन लोगों को एम्पावर करना है। इमरान हाड़ा बलूचिस्तान ट्रेडिशनल शॉप से एक ऑनलाइन कारोबार के ज़रिए अपनी आमदनी के साथ साथ रोज़गार भी फराहम कर रहे हैं। वो दीगर नौजवानों को भी अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने की तरबियत दे रहे हैं। इनका अज़म है कि जदीद दौर में ऑनलाइन कारोबार के ज़रिए सूबे के नौजवानों को बरसरे रोज़गार किया जाए। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। भारत का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर अपनी सरसब्ज़ वादियों और कुदरती हुस्न की वजह से मशहूर है, लेकिन यहाँ की दस्तकारी की अशिया भी दुनिया भर में मकबूल हैं। मगर अब कश्मीर में दस्तकारी की सनत ज़बूहाली का शिकार है और हुनरमंदों के लिए मुनाफा बख्श नहीं रही। दस्तकारी की सनत से वाबस्ता अफराद किन हालात का सामना कर रहे हैं, जानते हैं श्रीनगर से ज़ुबैर डार की रिपोर्ट में। दुनिया भर में जो है हमको हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से जाना जाता है, चाहे वो हमारे कश्मीर के शॉल हों, कश्मीर का कारपेट हो, कश्मीर का वॉलनट का फर्नीचर हो, या पेपर मैशे के आइटम्स हो, या हमारा क्रिवल। पूरी दुनिया में हमको इन चीज़ों से जाना जाता है और कश्मीर एक ब्रांड है। न सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है इसको लाइक करता है, बल्कि फॉरेन टूरिस्ट जो हमारा आता था वो भी जो है काफ़ी क्राफ्ट को लाइक करता है और काफ़ी जो है यहाँ पे परचेजिंग करता है। आगे 10-15 सालों तक इसका नाम ही नहीं होगा, नाम होगा काम नहीं होगा, क्योंकि इसका मुस्तकबल जो फ्यूचर है वो कुछ नहीं है। लोगों ने ये काम छोड़ दिया और जहाँ जहाँ ATM है वहाँ देखो वहाँ पेपर माशी वाला सिक्योरिटी गार्ड है। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर मीर, 1944 से मेरा दादा ये काम करता था, मेरा बाप भी यही काम करता था, हमने भी यही काम शुरू किया था। इससे पहले मैंने 73 में नौकरी भी की थी, मगर नौकरी में उतना तनख्वाह नहीं मिलता था जितना हम इस पर कमाते थे उस वक्त। हालात ठीक थी, माल चलता था अच्छी तरह, एक्सपोर्ट भी होता था और हमारे इस कश्मीर में टूरिस्ट लोग आते थे वो भी लेते थे। हमारे पास 10 लाख का माल इधर पड़ा है और कोई खरीदता नहीं है, हम क्या सोचेंगे इस वजह से। आप देखिए खुद कितना सामान हमने रखा है, तो ये हमारे लिए पड़ा है और हमारा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है और फिर भी हमारा पैसा फंस रहा है। मैं ऑटो चलाता हूँ आधा दिन इसमें बैठता हूँ। समझो मेरा बेटा है, उसको पता है इन्होंने क्या हासिल किया, 8 अवार्ड इसका क्या हासिल किया है, इससे हासिल कुछ नहीं होता है। उन्होंने बोला मैं पेपर माशी नहीं करूँगा, खुद में उसको शौक था करने का, मगर उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा क्योंकि इससे घर नहीं चलेगा। पुराने वक्त में डिमांड बहुत अच्छी थी, एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि ये समझो कि इंसान नौकरी छोड़ता था ये काम करता था, मगर यहाँ के गवर्नमेंट के गलत पॉलिसी ने यहाँ के दस्तकारियों को दिल खराब कर दिया। हमारे डिपार्टमेंट के साथ कोई 2.5 लाख आर्टिसंस रजिस्टर्ड हैं, जिनमें क्राफ्ट्समैन भी है, वीवर्स भी है। तो ये जो है इस आर्टिसन बेस में ऑफ कोर्स जो है थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ये क्राफ्ट मरे ना, ये ज़िंदा रहे। तो उसको उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट कोई 4 से 5 करोड़ का स्टाइपेंड हर साल क्राफ्ट को सीखने के लिए देता है, लेकिन पिछले 1-2 साल में थोड़ी गिरावट आई है। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक पेज पर VOA facebook.com/Urdu। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।